स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल करियर लॉन्चर केमिस्ट्री में। इसके प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन्स का चर्चा किया। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या डीबी वैल्यू देखा था। आगे के पॉइंट से पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाना चाहूँगा ताकि पीछे के पॉइंट्स आपके रिकैप हो जाएं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीबी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था। तो आप सपोज करें आपके लिए एक स्ट्रक्चर अभी दिया जा रहा है और आपको इस कंपाउंड का डीबी वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है कुछ इस तरह से, फिर फर्स्ट रिंग में आप अल्टरनेट सोच लें तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्लोरीन कनेक्टेड है, इसके आगे CH के साथ मिथाइल कनेक्टेड है और फिर CH2 का मैं होल 3 लिख देता हूँ, मिथिलीन ग्रुप 3 बार है, N के साथ CH2 OH। और अभी आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी में एक कमी है, तो ये यहाँ पर अगर मैंने इथाइल डाल दिया तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। अभी काफ़ी चर्चा में है ये कंपाउंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। अब आपको इसके लिए पूछा जाए कि इसके डीबी का वैल्यू क्या होगा, जैसा कि मैंने पिछले दिनों बताया था IHD वैल्यू या डीबी वैल्यू सेम ही होता है। तो अगर डीबी वैल्यू इसका कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 रिंग है, इसलिए आप इसे लिख सकते थे 5 + 2। सो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 7। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीबी का वैल्यू 7 हो गया। इसे नोट कर लें। अब अगले प्रश्न के रूप में आपको एक यौगिक दिया जा रहा है जिसके लिए अलग अलग एमीन का रूप सोचते हैं। चूँकि कुछ लोगों का हमको मैसेज मिला है कि सर डिग्री ऑफ एमीन का डाउट अभी भी है, तो आइए उसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि अणुसूत्र C4H11N का कार्बनिक अणु हो तो इसके संभावित एमिनो यौगिकों की संरचना लिखें। तथा डिग्री दर्शावे। तो आपको इस क्वेश्चन में देख सकते हैं संभावित जो भी रूप हो सकते हैं उसको भी खींचना है और एमीन का डिग्री भी करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले आंसर में देखें कि ये जो फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया C4H11N, इसके कौन कौन से एमीन हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अगर पहला यौगिक लूँ CH3 CH2 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 के साथ NH2, तो 4 कार्बन का मैंने स्ट्रेट चेन रखा है और आगे NH2 को कनेक्ट किया। इसके लिए दूसरा यौगिक हम ले रहे हैं CH3। अब सेकेंड कार्बन पे एक साइड चेन लगा दीजिए, तो CH के साथ CH3, फिर आगे होगा CH2 और लास्टली NH2। थर्ड फॉर्म के लिए देखिए मैं ऐसा भी कर सकता था कि लेफ्ट से जो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल को रखे हैं इसको एक पोजीशन हम आगे शिफ्ट कर लें, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 CH के साथ CH3 एंड NH2। अगर हम चौथे स्ट्रक्चर के रूप में सोचें तो दिस इज CH3 का होल 3 है C के साथ और फिर इससे कनेक्टेड है NH2। अब अगर हम पांचवा स्ट्रक्चर लें तो ये कुछ इस तरह से हम लिख रहे हैं
CH3 CH2 CH2 NH के साथ CH3। अब आइए छठे स्ट्रक्चर के रूप में अगर आप देखें तो हम यहाँ से सेकेंड कार्बन मीनिंग सेकेंडरी पोजीशन पे अगर एमीन को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको कुछ इस तरह से हम लिखें NH के साथ CH3 और ये CH2 एज ए साइड चेन होगा तो एक H ऐड होके अब ये CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 7, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आप कभी भी चेक कर सकते हैं। CH3 CH2 NH के साथ CH2 एंड CH3 और आठवां जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से आप दिखाएंगे CH3 CH2 N के साथ CH3 एंड अगेन CH3। अब यहाँ पे हमको डिग्री निर्धारित करना है तो इससे पीछे के वीडियोस में आपको ध्यान में होगा हम लोगों ने डिग्री ऑफ एमीन में 2 पॉइंट लिखा था। पहला कि एमीन का जो डिग्री होगा वो कार्बन के डिग्री से इंडिपेंडेंट होता है और दूसरे पॉइंट के रूप में मैंने आपको सिखाया था कि एमीन के केस में आपको ये देखना होता है कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन का कनेक्शन है, वही डिग्री ऑफ एमीन डिसाइड करता है। तो आप फिर से देखिए, ये जो नाइट्रोजन है फर्स्ट केस में, ये नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस एमीन का लास्ट स्ट्रक्चर में आप NH2 देख रहे हो, इसलिए ये 1 डिग्री एमीन का केस होगा। सेकेंड केस में भी देखिए, ये कार्बन एकमात्र कार्बन है जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसलिए सेकेंड स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं 1 डिग्री एमीन मीनिंग प्राथमिक एमीन को दर्शाता है। थर्ड स्ट्रक्चर NH2 तो प्राथमिक एमीन होगा। फोर्थ स्ट्रक्चर में ऑल्सो आप प्राइमरी एमीन लिखेंगे। जबकि अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए, फोर्थ स्ट्रक्चर में अगर हम कार्बन का डिग्री देखें तो 3 डिग्री मीनिंग टर्सरी था, लेकिन उससे एमीन को कोई लेना देना नहीं है। एमीन NH2 फॉर्म में है, प्राइमरी होगा। यहाँ देखिए, ये कार्बन सेकेंडरी था, लेकिन मैंने आंसर में प्राइमरी एमीन लिखा है क्योंकि यहाँ लास्ट में मेरा NH2 है। अब देखिए, पाँचवें स्ट्रक्चर में NH का फॉर्म आ रहा है तो निश्चित रूप में ये 2 डिग्री एमीन होगा। यही केस अगले स्ट्रक्चर में भी है, तो इसका भी आंसर आपका 2 डिग्री एमीन लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपका NH है तो ये भी 2 डिग्री एमीन होगा। और लास्टली यहाँ पे 8वें स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ N दिख रहा है, मतलब ये नाइट्रोजन 3 कार्बन के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसे टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन लेंगे। तो कुछ इस तरह से एमीन के डिग्री की बातें होती हैं, तो आप इसे भी नोट कर लें। अब आज से हम लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर के मेन थ्योरेटिकल पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हमने हेडिंग लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, फिर से हम लोग समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो वर्गीकरण है वो 2 बेसिस पे होता है। एक उसके कार्बन कार्बन के स्केलेटन पे बेस्ड है, जिसे आप संरचना के आधार पर वर्गीकरण कहते हैं, और दूसरा कार्बनिक अणुओं में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग पॉइंट्स के रूप में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो इसके लिए देखिए, आपको जितने भी मेन टॉपिक्स हैं मैं उनका एक समरी लिख रहा हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो स्ट्रक्चर के बेस पे आप जब उसे डिवाइड करते हैं तो उनका 2 मेन कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज ओपन चेन कंपाउंड। हालांकि इन पॉइंट्स के अलग अलग और भी नाम हैं, लेकिन अभी मैं एक एक नाम आपको लिख रहा हूँ, और चूंकि इन पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे तो वहाँ मैं और भी नाम बताऊँगा। सेकेंड जो कैटेगरी है, दिस इज क्लोज चेन कंपाउंड। अब अगर फॉर एग्जांपल आप समझें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ओपन चेन कंपाउंड, हिंदी में होता है खुली श्रृंखला के यौगिक। इनके 2 अन्य भी नाम हैं। अगर आप ओपन चेन कंपाउंड के लिए सोचें तो उसे आप एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, कारण वो प्लांट या एनिमल फैट से प्राप्त हुए थे। इनके लिए एक दूसरा नाम एसाइक्लिक कंपाउंड भी होता है। तो उन पॉइंट्स को हम लोग अभी आगे देख रहे हैं, बट अभी मैंने आपको कहा कि 2 मेन हैं, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन।
अब अगर हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए सोचें तो फिर इनके क्लासिफिकेशन के लिए आप रख सकते हैं, इनके क्लासिफिकेशन के दो मुख्य आधार हैं, दो मुख्य बेसिस है। इसमें हम सबसे पहला ले रहे हैं बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। आपको देखना यह है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड की क्या स्थिति है, कार्बन और अन्य में नहीं, चूँकि अन्य तत्व भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बॉन्ड ले रहे हैं वो कार्बन कार्बन के बीच है। तो अगर हम इस आधार पर सोचेंगे तो इन्हें संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड और असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के टाइप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा जो बेसिस है वो है ब्रांचिंग के अनुसार। अगर हम सोचें तो अकॉर्डिंग टू ब्रांचिंग अगर हम लोग लेंगे तो फिर ओपन चेन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज अनब्रांच्ड कंपाउंड, जिसे आप अशाखित यौगिक कहते हैं, हम लोग हिंदी भी आगे देखेंगे। और दूसरा है ब्रांच्ड कंपाउंड, तो इसे आप शाखित यौगिक के नाम से जानते हैं। अब बात कर लें क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन या बंध श्रृंखला के जो यौगिक होते हैं ये दो प्रकारों के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसे समचक्रीय यौगिक के नाम से जाना जाता है हिंदी में। और दूसरा जो है आपका ये है विषम चक्रीय, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगर हम लोग बात करें फर्दर तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। दीज आर क्लास्ड एज एलिसाइक्लिक, इन्हें आप एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। और जो इनका दूसरा कैटेगरी नॉर्मली बुक्स में दिया जाता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं तो यहाँ हम लोग आगे देखने वाले हैं एरोमेटिक के साथ साथ ये नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक इन प्रकारों में भी होते हैं। अगर हम एरोमेटिक यौगिकों की फिर बात करें तो उनमें बेंजीन या उनसे व्युत्पन्न यौगिकों के लिए एक कैटेगरी दिया जाता है बेंजीनोइड्स, और अदर के लिए यहाँ पे एक कैटेगरी होता है नॉन बेंजीनोइड्स। तो ये मेन आपके टॉपिक्स हो गए। इनके अलावे इस पार्ट में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एरिक हकल साहब ने ये दिया था जिसे हकल्स रूल कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे कंपाउंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक तीन कैटेगरीज के हो सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स है, इनको हम लोग आगे एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब आइए स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम लोगों का जो फर्स्ट पॉइंट है ओपन चेन कंपाउंड, इसके लिए दो और भी नाम होता है। आप देख सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड को एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो हिंदी में इसके लिए शब्द होता है खुली श्रृंखला के यौगिक। ओपन चेन का आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं नाम। अब यदि हम लोग यहाँ एसाइक्लिक वर्ड पे ध्यान दें तो यहाँ जो एक्चुअली ए है इसे आप एंटी वर्ड समझें, और एंटी मतलब होता है विरोधी। तो ओपन चेन और क्लोज चेन में एक सबसे बड़ा अंतर होता है कि खुली श्रृंखला के यौगिक में आपको किसी प्रकार का रिंग या वलय नहीं बनना है, अर्थात साइकिल बनने का विरोध होता है। साइक्लिक मीनिंग हो गया बंद श्रृंखला निर्माण, तो बंद श्रृंखला का विरोधी गुण होना, इसीलिए आप इसे एसाइक्लिक कंपाउंड कह रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके तीसरे वर्ड एलिफैटिक की, तो एक्चुअली ये जो एलिफैटिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसके लिए ग्रीक वर्ड था आपका एलिफैटोस मीनिंग फैट। तो चूंकि स्टार्टिंग अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ओपन चेन कंपाउंड्स के ढेर सारे मेंबर प्लांट या एनिमल के वसा से प्राप्त किए गए, इसीलिए उन्हें एलिफैटोस मीनिंग एलिफैटिक कंपाउंड कहा गया। तो अगर हम लोग इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचें, आप सपोज करें आप लोग अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल पे सोचते हैं तो आपके साइकिल में आपने देखा होगा एक चेन होता है।
अगर वो जब तक ठीक ठाक है तब तक वो क्या है, तब तक वो क्लोज चेन है। लेकिन अगर मैं उससे एक पॉइंट निकाल दूं, या कभी आपका साइकिल चलाते ऐसा हुआ होगा कि उसका एक पिन निकल गया हो, तो वो चेन खुल जाता है, मीनिंग वो क्लोज चेन से कन्वर्ट हो जाता है ओपन चेन के लिए। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे सोचें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि जब किसान या कोई मजदूर जानवर के लिए चारा या घास लाने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं, तो अक्सर उनके हाथ में आप देखे होंगे रस्सी होती है, या रबर होता है, या फिर प्लास्टिक का आप कोई ना कोई धागा देखते होंगे। तो सपोज करते हैं कि वो जो रस्सी है, जब कोई किसान या लेबर खेत जा रहा हो, तो आप नॉर्मली देखे होंगे वो रस्सी खुला हुआ होता है, उसके दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते प्रायः, तो वो ओपन चेन का केस हो जाएगा। लेकिन वही किसान या मजदूर जब खेत से घास में रस्सी लपेट के आ रहे हों, तब वो केस हो जाएगा आपके लिए क्लोज चेन का। इसलिए अगर हम लोग डिफिनीशन में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन परमाणु आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं कि वे रिंग अथवा वलय लिखा जाता है का निर्माण नहीं करते हो, तो इसे ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। इसी को हिंदी में खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने इसके पीछे के पॉइंट्स में भी इंडिकेट किया था कि अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड के अनुसार, तो खुली श्रृंखला के यौगिक को आप दो प्रकारों में बांट सकते हैं, वो संतृप्त और असंतृप्त, जो आप निश्चित रूप में बेसिक क्लासेस से भी जानते हैं। तो हम लोग इसके लिए अगला पॉइंट लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित बॉन्ड्स की संख्या के अनुसार ओपन चेन कंपाउंड दो प्रकारों के होते हैं। अब इनमें अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट के रूप में सैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, तो इनका हिंदी होता है संतृप्त यौगिक, और दूसरे कैटेगरी के रूप में हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रखते हैं, तो इनका हिंदी होता है असंतृप्त यौगिक। अब यदि हम लोग संतृप्त यौगिक के लिए डिफिनीशन लिखें, तो सिंपल वर्ड में अब आप समझ लें कि जब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे यौगिक को आप संतृप्त यौगिक लेते हैं। और यदि हम असंतृप्त यौगिक की बात करें, तो हम लोग लिखेंगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच एक या अधिक संख्या में मल्टीपल बॉन्ड्स हों। अब आप मल्टीपल बॉन्ड्स का अर्थ समझ ही रहे होंगे, यहाँ पर वो डबल हो सकता है, वो ट्रिपल हो सकता है, 2-4 बार डबल बॉन्ड हो सकता है, 2-4 बार ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल ट्रिपल दोनों हो सकते हैं। तो एक से अधिक भी हो सकती है उनकी संख्या, लेकिन कम से कम एक बार आपका मल्टीपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, तब वो कहलाता है अनसैचुरेटेड। बाकी हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए, जैसा कि अभी हम लोगों ने संतृप्त और असंतृप्त यौगिक देखा है, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख रहा हूँ। आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा यौगिक संतृप्त है और कौन सा असंतृप्त है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, ब्यूटेन का स्केलेटन आपको बना हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैं 5 कार्बन का चेन रखता हूँ, यहाँ C डबल बॉन्ड O है। तीसरे एग्जाम्पल के रूप में
चौथा एग्जाम्पल आपको ये बना हुआ है। पांचवा एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। छठा एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं। यहाँ से क्लोरीन कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। सातवें एग्जाम्पल के रूप में हम लोग रखें, इस मॉलिक्यूल में आप 2 बार डबल बॉन्ड देख पा रहे होंगे। आठवें स्ट्रक्चर के लिए 3 बार डबल बॉन्ड दिया हुआ है। सपोज करिए स्ट्रक्चर नंबर 9 है, कुछ इस तरह से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है। तो अगर हम इन यौगिकों के लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड केस सोचें तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन है और चारों कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड है, इसलिए फर्स्ट केस के लिए आप अगर आंसर देंगे तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब अगर सेकेंड केस में देखें तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको देख के कन्फ्यूज़न होगा कि क्या ये असंतृप्त है। नहीं, आप देखिए यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। आपके स्ट्रक्चर में अगर मैं कार्बन डाल रहा हूँ तो कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड का। लेकिन तीसरे उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इंड पे CH2 का कंडीशन होगा और फिर ये कार्बन है, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इसलिए ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। चौथे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, बाकी के कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का कंडीशन, इसलिए ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। पांचवें एग्जाम्पल में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। छठे एग्जाम्पल में अगर फिर हम इसी प्रकार देखें तो कार्बन ऑक्सीजन में 2 बार डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन कार्बन में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये होगा आपका सैचुरेटेड कंपाउंड। स्ट्रक्चर नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए आप इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 8 फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा और स्ट्रक्चर नंबर 9 भी अनसैचुरेटेड होगा। तो ये इस तरह से आप संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों को चुन सकते हैं, ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। अब यदि हम लोग शाखा के अनुसार, जैसा कि पीछे पॉइंट देखे थे कि अकॉर्डिंग टू ब्रांचिंग जब ओपन चेन को आप क्लासिफाई करते हो तो वो 2 प्रकारों के होते हैं, अशाखित और शाखित यौगिक। तो उनके लिए हम लोग अगला पॉइंट लिखें, उपस्थित शाखाओं की संख्या, या सीधे भी आप लिख सकते हैं उपस्थित शाखाओं के अनुसार ओपन चेन कंपाउंड दो प्रकारों के होते हैं। अब यदि हम लोग, जैसा कि पीछे का टेबुलर अरेंजमेंट आपको लिखा गया था, तो उसके अनुसार यदि हम लोग यहाँ पे पॉइंट डालें तो आप यहाँ लिख सकते हो अनब्रांच्ड ओपन चेन कंपाउंड या सिंपली अनब्रांच्ड कंपाउंड, और दूसरा ब्रांच्ड कंपाउंड। तो इनके लिए हिंदी में नाम हो जाता है अशाखित यौगिक। और जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, तो ब्रांच के केस में आपका हिंदी शब्द हो जाता है शाखित यौगिक। अब इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आपने विभिन्न तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे साथ आप लोग अपने मन में कुछ केस दोहराएं। अगर मैं केले के पेड़ के बारे में आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो कि केले का जो पेड़ होगा वो अशाखित होता है या शाखित होता है? तो निश्चित रूपेण केले का पेड़ अशाखित होता है। खजूर का पेड़, नारियल का पेड़ अशाखित होता है।
लेकिन यदि आपसे कहीं पूछा जाए आम का पेड़, कटहल का पेड़, अमरूद का पेड़, तो इसमें आपने देखा होगा मेन स्टेम के अलावे अन्य भी शाखाएं होती हैं। तो आम का पेड़, कटहल का पेड़, अमरूद का पेड़, लीची का पेड़, ये सब क्या हो जाएगा? शाखित हो जाएगा। ठीक, अब इसी पॉइंट को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अप्लाई करें। यदि किसी भी कार्बनिक अणु में जितने कार्बन हैं वो लगातार रूप से एक ही चेन में हो, ऐसा आपको दिख सकता है स्ट्रक्चर में, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको टेढ़ा मेढ़ा करके दिखा देगा। लेकिन अगर सारे कार्बन कंटिन्यू मेरे काउंटिंग में आ गए, कोई भी कार्बन नहीं छूट रहा है, तब वो अनब्रांच फॉर्म होगा। और यदि एक भी कार्बन छूट रहा है या एक से अधिक कार्बन कहीं पे आपका छूट रहा है एज ए साइड चेन, तब उसको बोलते हैं ब्रांच कंपाउंड। इसके लिए हम लोग आगे नेमिंग में फिर अलग अलग रूल्स भी पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग डिफिनीशन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सभी कार्बन एकल श्रृंखला में लगातार रूप से उपस्थित हों तो उसे अशाखित कार्बनिक यौगिक, या सीधे भी आप लिख सकते हैं अशाखित यौगिक कहते हैं। इसी में जो हम लोगों का दूसरा पॉइंट है ये है शाखित यौगिक। तो इनके लिए हम लोग डेफिनेशन लिख लें कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक या एक से अधिक कार्बन मुख्य श्रृंखला जो पेरेंट चेन होगा उससे अलग मुख्य श्रृंखला के अलावे अन्य श्रृंखलाओं में उपस्थित हों तो उसे शाखित कार्बनिक यौगिक, या सीधे भी हम फिर लिख सकते हैं शाखित यौगिक कहते हैं। तो ये आपका डिफिनीशन का पॉइंट हो गया। अब पुनः हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ अभी आपके लिए मैं यौगिक खींच रहा हूँ जिसमें हमें ये डिसाइड करना है कि ये अनब्रांच फॉर्म है या ब्रांच्ड फॉर्म है। तो इसके लिए फर्स्ट कंपाउंड है आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। सेकेंड कंपाउंड के रूप में यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है। थर्ड कंपाउंड का फॉर्म कुछ इस तरह से हम लोग रखें। फोर्थ कंपाउंड के रूप में ये कंपाउंड है। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कहीं भी आप मल्टीपल बॉन्ड्स भी डाल लें। एक केस जो पीछे भी आया था 3 बार डबल बॉन्ड। अब यदि इन कंपाउंड्स में हम डिसाइड करें तो पहले केस में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ सारे कार्बन आपका सिंगल स्ट्रेट चेन में है, कंटिन्यू नंबरिंग में आ रहा है, कहीं कोई कार्बन नहीं छूट रहा है। इसलिए निश्चित रूपेण ये केस हो जाएगा अनब्रांच्ड कंपाउंड का। अगर हम सेकेंड केस में देखें तो कुल कार्बन की संख्या देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 है। यहाँ पे कुल 6 कार्बन है, लेकिन मुख्य श्रृंखला में आपका 5 कार्बन ही आ पाएगा, तो एक कार्बन कहीं ना कहीं साइड चेन के रूप में जाएगा। तो ये केस हो गया मेरे पास ब्रांच्ड का। थर्ड केस अब आप समझ गए होंगे कि ये ब्रांच चेन का केस है। फोर्थ भी ब्रांच्ड कंपाउंड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे ये और ये कार्बन जो है आपका, अगर आप इसको मेन चेन में काउंट करेंगे तो फिर ये छूटेगा साइड चेन, या इसको कंटिन्यू मेन चेन लेंगे तो ये छूटेगा। तो कहीं ना कहीं ये
ब्रांच चेन का केस होगा। और अगर हम लोग 6th केस में देखें तो ये अनब्रांच्ड है। तो इस तरह से आप ब्रांच और अनब्रांच कंपाउंड को डिसाइड करते हैं।